दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमें किसी भी तरह का कोई फर्ज नहीं मिलते, हमें किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। हम जो कुछ करते हैं खुद करते हैं। हम अपनी ये वीडियो अपने मोबाइल से शूट करते हैं। हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं है, लाइटिंग्स नहीं है, कैमराज नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, वो है जज्बा। हमारे पास एक चीज़ है, वो है हुनर, वो है टैलेंट। हम बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी फिल्टर के आपके सामने सच बात रखते हैं, और इसके लिए एक बड़ा ही जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। आज के दौर में जहाँ कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे किस तरह सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, 180 देशों में से हमारा देश 159वें पायदान पर है, और ये हर साल लुढ़कता जा रहा है। हम आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है, जैसे कि मैंने मीडिया की बात करी, मीडिया का ही हमारा आज का ये मुद्दा है। गोदी मीडिया शब्द पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, बहुत ज्यादा सुनाई दिया गया, और उसके असर भी देखने को मिले। जनाब शादाब साहब से हम डायरेक्ट बात करते हैं। ये शब्द 2014 के बाद आया। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा है आपके पास। और जिस तरह आपकी हर वीडियो में बहुत ही शानदार मुद्दे होते हैं और आप बात जिस तरह से करते हैं, जो सवाल उठाते हैं वो बहुत अहम होते हैं। और ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें कोई शक नहीं कि गोदी मीडिया शब्द जो आया है चर्चा में, ये 2014 के बाद आया। और इसके जो जनक हैं वो जनाब रवीश कुमार साहब हैं, जो देश के बड़े पत्रकार हैं, हिंदी पत्रकार और ईमानदार पत्रकारिता। हम उन्हें भी हम जनक कहते हैं, ईमानदारी का। हालांकि बीजेपी IT सेन या बीजेपी अंदर, उन्हें तो सबसे बेईमान पत्रकार कहते हैं। जी 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 भाई, अब जिसे जो चीज़ सूट नहीं करेगी तो जाहिर है वो उसको नेगेटिव देखेगा, है ना। दोनों पहलू तो रहते हैं। ध्रुव राठी पर भी बीजेपी IT सेल जो है वो बहुत ज्यादा उन्हें बेईमान या दलाल बताती है, तो ये तो होता है। मैं ये अर्ज कर रहा था आपको कि 2014 के बाद गोदी मीडिया शब्द जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया जैसी चीज़ पहले नहीं थी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए गोदी मीडिया होता क्या है। गोदी मीडिया दरअसल रवीश कुमार जी भी जिसे कह रहे हैं, वो एक ऐसी पत्रकारिता है जो सरकार के लिए की जाती है, यानी जो शासक वर्ग है उसके लिए की जाने वाली पत्रकारिता, उसे गोदी मीडिया कहते हैं हम। यानी आ, सरकार के जो है लक्ष्य जो हैं उनको अच्छा बताया जाए, सरकार के कामों की सराहना की जाए, और सरकार के विरोध में की जाने वाली हर बात को दबा दिया जाए। विपक्षी दलों के लोगों से सवाल किए जाएं, सरकार से सवाल पूछे ही ना जाएं। आप पिछले 10 सालों में देख रहे हैं ना। मीडिया का तो यही रोल है, सरकार की प्रशंसा ना करना, सरकार से सवाल करना। लेकिन हमने एक देश में नई मीडिया देखी, सवाल वो सत्ता विपक्ष से करेगी, प्रशंसा सत्ता। तो इसीलिए इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। भाई देखिए, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है ना। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, जहां पर लोग अपनी सरकारें चुनते हैं। तो इसकी ये जिम्मेदारी जो है वो मीडिया की है, बहुत बड़ी। ये चौथा स्तंभ है। बड़ा एक नाम दे रखा है हिंदुस्तान की मीडिया को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद ये चौथा पिलर मीडिया को बनाना। लेकिन मीडिया का जिस हिसाब से देश की प्रगति में योगदान ना देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, सत्ता से सवाल ना करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले ऐसा नहीं था। हमने बड़ा लंबा दौर देखा है कि 2014 से पहले जितने भी सवाल थे वो सत्ता पक्ष से किए जाते थे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया तब नहीं था, या सरकारी पक्ष की बात करने वाले तब लोग नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, या विपक्ष से सवाल करने वाली पत्रकारिता तब नहीं होती थी, तब भी होती थी। बल्कि इस देश ने इमरजेंसी का जो दौर देखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तो उस वक्त की अगर आप पत्रकारिता देखें तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब तो चीज़ें थी नहीं। पत्रकारिता का मतलब होता था अखबार। अखबार के माध्यम से ही जो है पत्रकारिता होती थी। लोग बाग जो खबरें जानते थे तो एकमात्र माध्यम था अखबार, या फिर रेडियो पर खबरें आती थी। तो रेडियो पर, आकाशवाणी पर तो पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता था, इसलिए लोग जो है उस पर तो ज़्यादा भरोसा करते नहीं थे। लेकिन अखबारों से उम्मीद रखते थे कि अखबार जो है वो सच कहेगा। उस दौर के अगर आप अखबार उठाकर देखिए तो आपको हैरत होगी। आप तो उस वक्त नहीं थे, मुझे याद है वो दौर। उस दौर में जो इमरजेंसी की प्रशंसा होती थी बड़े पैमाने पर, अखबारों ने इमरजेंसी की प्रशंसा की है। जबकि इमरजेंसी के द्वारा जनता के सारे अधिकार छीन लिए गए थे, मीडिया के भी अधिकार छीन लिए गए थे। तो कुछ अखबार उस जमाने में भी बहुत बड़े पैमाने पर तारीफ कर रहे थे कि इमरजेंसी से हालात बढ़िया हो गए, अब ईमानदारी हो गई है, पुलिस बढ़िया काम करने लगी है, प्रशासन बहुत ईमानदार हो गया है, रिश्वतें खत्म हो गई हैं, अब कोई रिश्वत नहीं ले रहा, रेलवे जो है वो टाइम पर चलने लगी है।
ठीक है ना। वही वाली बात हो गई, जब देश में लॉकडाउन लगा था तो एनवायरनमेंट अच्छा हो गया था, जी। जानवर जंगलों से बाहर आने लगे थे समुद्र के किनारे तक। हाँ, ये एक अलग सी बात हो गई। जब प्रदूषण वगैरह नहीं रहेगा तो उसकी जो खूबियां थी वो तो वैसी वाली बात है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी में जबकि देश की जनता के अधिकार छीन लिए गए थे, उस वक्त इमरजेंसी की प्रशंसा बड़े पैमाने पर की जा रही थी। तो ये कोई आज की बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, गोदी मीडिया तंत्र जो है ये हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ये कोई नई बात नहीं। अच्छा, इससे नुकसान क्या है वो आपको समझने हैं कि गोदी मीडिया से नुकसान क्या है, ये आपके दर्शकों को समझना है कि इसके नुकसान जल्दी नजर नहीं आते हैं। ये ऐसा धीमा जहर है जो किसी भी समाज के भविष्य को तबाह करता है। मैं इस पॉइंट पर आपके दर्शकों की गौर व फिक्र को लाना चाहता हूँ कि ये चीज ऐसी है कि इसके भविष्य में बहुत बड़े नुकसान हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको फिर थोड़ा सा और इसको व्यापकता के साथ समझ लीजिए। किसी भी जगह पर कोई एमएलए होता है या कोई ताकतवर आदमी होता है, कोई एमपी होता है, तो उसके जो होते हैं लोग उस क्षेत्र के अंदर, उस लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में प्रधान वगैरह कार्यकर्ता ये सब होते हैं। तो ये एक तरह से गोदी मीडिया का ही काम करते हैं, यानी अपने नेता की, जिसके वो कार्यकर्ता होते हैं, उसकी तारीफ करना। आम जनता चाहे कितनी ही त्रस्त क्यों ना हो, कितनी ही परेशान क्यों ना हो, वो तरह तरह की बातें करेंगे। सड़क नहीं बनी तो इस कारण नहीं बनी, यानी वो अपने विधायक या अपने जो है सांसद उसको बदनाम नहीं होने देंगे, है ना। जो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि भाई यार ये सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, ये नालियों का काम क्यों नहीं हो रहा है, ये स्कूल का विकास क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ गंदगी क्यों है, वहाँ पढ़ाई क्यों खराब हो रही है, जिले में अस्पताल का काम सही क्यों नहीं हो रहा है, तो इस पर उस नेता के कार्यकर्ता आम जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब इसकी वजह तो कोई और है, अब की बार फंड नहीं आया, फर्स्ट कीजिए। अगर सरकार किसी और दल की है तो वो दल को बदनाम करना शुरू कर देंगे कि भाई हमारा नेता चूंकि उस दल का है इसलिए उसको फंड नहीं मिलता, उसको तंग किया जाता, उसके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। और दूसरे नेता या उस दूसरे दल के कार्यकर्ता जब उसके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो जो है उनकी हंसी उड़ाते हैं या उनको बदनाम करने की कोशिश जो है करते हैं। वो होता है, खूब होता है, आज भी होता है। हमेशा से जब राजा महाराजा थे तब भी ये पूरी तरह एक तंत्र विकसित था, है ना। आपने सुना होगा कि उस जमाने में भी सूफिया वगैरह जो होते थे, जिनके यहाँ भीड़ लगती थी, आवाम जो है बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती थी, तो राजा डरते थे हर उस यानी जगह से या हर उस आदमी से जिसके पास भीड़ इकट्ठी होती थी। उन्हें डर होता था कहीं ऐसा ना हो कि ये भीड़ को इकट्ठी करने की सलाहियत रखने वाला जो आदमी है ये कहीं राजा के खिलाफ जो है वो कोई बगावत ना कर सके, यानी उकसाने वाला काम ना कर सके। तो इसलिए सूफिया वगैरह को या ऐसे संतों को जहाँ भीड़ इकट्ठी होती थी उन पर गहरी नजर रखी जाती थी और उन पर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर जो है वो उनको सजाएं वगैरह जो है वो दे दी जाती थी, ताकि सिर्फ भीड़ को मतलब वहाँ से ख़त्म करने के लिए। और इसके लिए बाकायदा धार्मिक लोग रखे जाते थे, धार्मिक अदालतें होती थी। वो धार्मिक लोग ऐसे सूफी संतों पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि ये धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। असल चीज़ क्या थी? राजा को खुश करना कि यहाँ पर भीड़ बहुत इकट्ठी होती है। तो वो इल्ज़ाम लगाते थे कि ये धर्म का जो उसूल है उसके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और ऐसे अदालतें अपनी लगा के और अपनी मर्जी के जज वगैरह रख के, आप देखते हैं ना न्यायपालिका को भी किस तरह से प्रभावित किया जाता है, अपनी मर्जी के जजेस रख के। आप देखते होंगे कि वो फैसला होता है और यानी कि ऐसे फैसले जज करने लगे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप देखते हैं कि वो सांसद बना दिए जाते हैं, सीधे तौर पे बड़े पद दे दिए जाते हैं। पद दे दिए जाते हैं। आपने कितने देखे होंगे जज जो वो रिटायर हो गए तो उसके फौरन बाद वो लोकसभा में और राज्यसभा में पहुंचा दिए गए। सालों के अंदर कोर्ट पर बहुत सवाल उठाए गए हैं, कोर्ट को भी शक की निगाह से देखा गया है। जी, तो ये पिछले जमाने में भी होता था कि जब राजा की अपनी अदालत होती थी, जाहिर है कि आज तो लोकतंत्र है, आज तो उतना जबरदस्त असर नहीं है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में न्यायपालिका के जो है वो जजेस भी जो है वो निशाना बन रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बड़ी बेगैरती के साथ वो रिटायर होने के बाद किसी खास पार्टी के नेता बन जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा बाबरी मस्जिद का फैसला जो हुआ, तो वो चीफ जस्टिस जो थे, तो आपने देखा किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया गया। तो ये अब लोकतंत्र में हो रहा, तो आप अंदाजा लगाइए जब राजतंत्र था तो राजा के चुने हुए जजेस या काजी, कहिए उस जमाने में काजी कहा जाता था, तो वो क्या हाल करते होंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका नतीजा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कौमों को, हर समाज को जिसमें ऐसा होता है, अगर उन्होंने विरोध नहीं किया
तो भविष्य में उनकी नस्लों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनकी नस्लें जो हैं वो बड़ी ईमानदारी से ये मान के चलती हैं, गोदी पत्रकारिता ने जिन लोगों को हीरो बनाया होता है तो वो उन्हें हीरो जो है वो समझती हैं, या किसी उसूल को जिस तरह से व्याख्यात वो लोग करते हैं गोदी पत्रकारिता के लोग, और किसी धर्म को की व्याख्या जिस तरह से करते हैं, तो बाद में लोग उसे सच समझने लगते हैं। जैसे मैं यहाँ मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको, गोदी पत्रकारिता जिस तरह से नफरत का जहर फैला रही है, तो बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे जो आज ये मानकर चलते हैं कि हाँ मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं, यानी उनके जहन में बिल्कुल ये बात बिठाई गई है कई सालों है ना, नैरेटिव कर दिया है, तो उन्हें ईमानदारी से लगने लगा है। जैसे आप मिसाल ले लीजिए, हमारे यहाँ सुन्नियों में मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि ये कहा जाता था कि भाई शिया जो है वो थूक कर पानी पिलाते हैं। क्यों? किसी ने सोचा होगा कि यार शिया का जो विचारधारा है उससे लोग बहुत मुतासिर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। शुरू में इतिहास में करबला क्यों हुई थी, हुसैन की जंग यजीद से क्यों हुई थी, उसमें कौन हक पर था कौन बातिल था, अमीर माविया और अली की जंग क्यों हुई थी। तो जाहिर सी बात है ये सवाल आदमी के दिमाग को कचोटते तो हैं, वो जानने की कोशिश करता है। अब वो जानने की कोशिश करेगा तो खबर की तस्दीक कई माध्यम से करना चाहेगा। वो अपने लोगों से सुनता है कि अली और माविया की जंग क्यों हुई थी, हुसैन और यजीद की जंग क्यों हुई थी। अच्छा, अब शिया समाज में जाता है तो वहाँ एक अलग पहलू जो है वो सुनने को मिलता है। तो अपने बच्चों को, अपने समाज के छोटे बच्चों को उस खबर तक जाने से रोकने के लिए पेरेंट्स जो इस्तेमाल करते थे, किसी मजहबी आलिम ने ये नुक्ता निकाला होगा, किसी बड़े आदमी ने निकाला होगा कि भाई ये कह दो कि साहब शिया के घर नहीं आना चाहिए। क्यों? अरे भाई उनकी तो आदत है, वो तो सुन्नियों को थूक के पानी पिलाते हैं। अब आपके जहन में एक बार को ये बात बैठ गई, आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गई, तो आप शिया को दोस्त क्यों बनाएंगे? आपको डर लगेगा। आप उसके घर अगर इत्तेफाक से चले गए, जैसे वो आपका कोई साथी है, स्कूल में पढ़ने वाला है, या कोई कारोबारी दोस्त है, आपका साथी है, तो आपको वो अगर बुलाएगा अपने घर पर तो आप डरेंगे कि भाई मैं जाऊंगा तो ये पानी भी पिलाएंगे। एक ही बात को दिमाग है ना, आया गया है। तो जाहिर सी बात है जब दोस्ती नहीं होगी, आप जाएंगे नहीं, तो उसको भी इस बात की तकलीफ होगी। देखने को मिलता है कि मुसलमान होते हुए भी ये कि अल्लाह को मानते हुए भी शिया सुन्नी में बहुत बुरी है ना, एक मुसलमान गैर मुस्लिम से व्यापार आसानी से कर लेगा। तो ये प्रचार की ताकत है, मैं ये बता रहा हूँ। और इसका कितना खतरनाक नतीजा निकला कि बरस के बाद शिया और सुन्नियों में बिल्कुल दूरियां हो गई। फिर उस पर मजेदार बात यह है कि आलिमों के फतवे कुफर के कि भाई ये तो काफिर है। इतनी दूरी हो गई कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये बहुत खतरनाक स्थिति बनी। आज देख रहे हैं आप, मीडिया एक डायरेक्शन चलाता है सोशल मीडिया पर, खासतौर पर भाजपा आईटी सेल वगैरह के लोग, कि मुसलमान तो थूक के देते हैं पानी। ये जबरदस्त नैरेशन चला रहे हैं कि मुसलमान थूक के देते हैं। देखो जी, उस होटल पे वो थूक रहा था, वहाँ जूस में थूक मिला रहा था, वो खाने के अंदर रोटी में आटे में थूक मिला के जो है वो दे रहा है। ये इतना, इस पर अगर सरकारों ने काम नहीं किया, वो सरकार क्यों काम करेगी? जो सरकार चलवा ही रही है ना ऐसा नैरेशन, तो जाहिर है वो सरकार क्यों काम करेगी, है ना। तो अब इसका नतीजा उन लोगों को, मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शायद आपको मजा आए, कुछ लोगों को मजा आए सुन के कि ठीक है हम मुसलमानों को से अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। विदेशी ताकतों को फायदा होगा जब समाज के अलग अलग धार्मिक समूह जो एक ही देश के रहने वाले हैं, जब वो अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो क्या विदेशी ताकतों को जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं और उनको बल नहीं मिलेगा, उनको ताकत नहीं मिलेगी? ठीक है ना। अब जाहिर है कि जिन्हें देश से लेना देना नहीं, वो एक खास विचारधारा के लोग हैं, बस मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें देश से लेना देना नहीं। क्यों? कि ये देश उन्होंने नहीं बनाया, ये देश ऐसा था नहीं। अलग अलग टुकड़ों में बहुत सारे सैकड़ों राजा महाराजा हुआ करते थे। ये इतना बड़ा जो देश था, आज जो बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत क्या इनकी देन है? ये अखंड भारत दिया। अगर आप मुगलों से पहले के भारत को देखें तो क्या वो अखंड भारत था? अलग अलग साम्राज्य थे, वो छोटे छोटे अपनी अपनी संप्रभु सत्ताएं थी सबकी। अखंड भारत कौन सा था? यहाँ पर मुगलों ने बनाया, लेकिन मुगलों ने बनाया तो किसी इरादे से नहीं बनाया, वो एक साम्राज्यवादी नीति के चलते जहां जहां वो जीतते चले गए, वो एक समझिए आप मुगलों की एक सत्ता हो गई, अखंड भारत उस वक्त कह सकते हैं आप। वैसे कोई जो है भारत नाम का कोई देश अगर आप कहें तो ऐसा कौन सा मुगलों से पहले था? दक्षिण में अलग सत्ताएं थी, अलग अलग तरह के बहुत सारे, और दुनिया की अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, ना कोई देश ना कुछ। ठीक। लेकिन प्रचार माध्यम जब काम करता है, ये मीडिया काम करता है, जैसा हम बात कर रहे हैं गोदी मीडिया पर, मैं और आगे इससे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि कितना नुकसान किसी समाज को होता है, मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ गोदी मीडिया से, आप इसको समझिए।
ऐसे बहुत सारे हमारे बचपन में नॉवेल वो लिखे जाते थे। मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों का हीरो, ये किसने बनाकर पेश किया? उस जमाने की गोदी मीडिया ने। आप इसको समझिए, मोहम्मद बिन कासिम कौन है? हज्जाज बिन यूसुफ कौन है जिसने खाना काबा पर पत्थर बरसवाए? वो हज्जाज बिन यूसुफ, उसने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर हमला करने के लिए भेजा। तो क्या कोई दीन मोहम्मद का प्रचार करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया? राजा ताहिर ने जो है वो यानी कि हुसैन के वंशजों को, उनकी औलादों को अपनी पनाह दी थी, और उस वक्त जो है वो हुसैन के वंशजों के खिलाफ एक जबरदस्त कार्रवाई सरकार कर रही थी, चुन चुन कर उनको मार रही थी, पकड़ रही थी, और वो यहाँ पर हिजरत करके आ गए। तो यहाँ पर उनको पनाह देने का के जुर्म में यहाँ पर राजा ताहिर पर हमला किया गया। यानी मुसलमान अगर उसको सच्चाई से, मुसलमानों को सच इतिहास का पता चल जाए, सच्चे इतिहास का पता चल जाए, तो वो तो राजा ताहिर की बहुत इज्जत करेंगे। लेकिन वो मोहम्मद बिन कासिम को इस्लामी हीरो मानते हैं। कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम को इस्लामी प्रीचर था, कोई इस्लाम का संदेश लेकर आया था? ऐसा तो कुछ नहीं था। महमूद गजनवी को देखें आप, बाबर को देखें आप, रहीम लोधी को देखें आप। तरीके हैं जो किसी भी दुश्मन को हीरो बना दे और हीरो को दुश्मन बना दे। ठीक, तो ये हमारी समझदारी है, जनता की समझदारी कि खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, सोचे समझे और फिर फैसला करें। जी, तो तस्दीक करनी चाहिए हर खबर की, उसको इतिहास में जाना चाहिए। आज जो गैर मुस्लिमों की मुसलमानों से दूरी हो गई है, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने ऐसे लोगों को, गोदी मीडिया हमारी जो थी, हमारी मतलब मुसलमानों की गोदी मीडिया, मुस्लिम राजाओं की बनाई हुई गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, उसके प्रचार तंत्र की वजह से हमारी नस्लों के अंदर जो हीरो बने हैं लोग, वो लोग जो जालिम थे, लुटेरे थे, बाबर क्या इस्लामिक प्रीचर था? आप ऐसा समझते हैं क्या? कोई इस्लामिक प्रीचर था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। औरंगजेब को देखिए आप, औरंगजेब को लेकर मुसलमानों में रहमतुल्लाह अलैह आलिम तक कहते हैं, जो उलमा है, उलमा जो है रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं। वो कहते हैं साहब ये तो बहुत बड़ा दीनी यानी कि कोई आदमी था, बड़ा दीनदार आदमी था। ऐसा था क्या? जिस आदमी ने अपने 3 भाइयों को कत्ल किया हो, जिसने अपने बाप को महल में कैद कर लिया हो, वो आदमी, उसको, उसके बारे में देखिए आप, उस जमाने की गोदी मीडिया ने क्या लिखा है कि वो टोपियां सिल सिल कर राजपाट करता था, यानी अपना जो खाना खाता था वो अपनी कमाई से खाता था, वो कुरान लिखा करता था। आप समझते हैं कोई भी इतना बड़ा राजा, औरंगजेब के ज़माने में सबसे बड़ा, यानी मुगल साम्राज्य जो, सब मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी सबसे ज़्यादा, वो औरंगजेब के ज़माने थी। अब इतने बड़ी देश के लिए काम करना और उस पर प्रशासन यानी शासन प्रशासन का काम करना क्या आसान काम है? कोई आदमी क्या वक्त निकालेगा कि वो अपने खाने के लिए टोपियां सिले, और वो भी जो उस वक्त 4 आने की 40 आती होंगी? टोपियां सिल सिल के कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बातें जो है वो की हैं एक आदमी को हीरो बनाने के लिए। जाहिर सी बात है ये शासन के जेर असर की गई, उनसे पैसा लेकर की गई। आज उसका नुकसान देखिए आप कितना ज़बरदस्त हो रहा है। मुसलमान और गैर मुस्लिमों के बीच कितनी ज़बरदस्त दूरी हो रही है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस मामले में हक़ाइक़ को समझें। नतीजे में आरएसएस सिखों और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा करने में हमेशा कामयाब रहा। आपने देखा पार्टीशन, जब भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, 2 देश, यानी पाकिस्तान एक नया देश बना। उस वक्त सिख और मुस्लिम दुश्मनी सबसे ज़्यादा जो है वो सामने आई। क्यों आई ये सामने? क्योंकि सिखों के जहन में ये बात भरी गई कि भाई मुसलमान तो तुम्हारे दुश्मन है, और मुसलमानों ने औरंगजेब को अपना हीरो बताकर, अपना हीरो मानकर, उसकी तारीफ करके साबित किया कि हम औरंगजेब के साथ खड़े। अरे भाई वो एक राजा था, खत्म बात। बस राजा, राजा अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसका इस्लाम से क्या लेना देना था भाई? राजा अपने राजपाट को बचाने के लिए अपने राजपाट में होने वाली बगावतों को कुचलेगा, उसने कुचला। सही किया गलत किया इसका आकलन इतिहास के आधार पर करेंगे आप, धर्म के आधार पर कैसे कर लेंगे आप? वो तो 1984 में आपने देखा कि इंदिरा जी की हत्या के बाद जो यानी कि दंगों का सामना करना पड़ा सिखों को, और उसमें मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सिखों के जान माल की रक्षा की है, और सिख विरोधी दंगों में मुसलमान कहीं पर भी शरीक नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों के जरिए बड़े पैमाने पर सिखों का जो है ना वो बचाव किया गया। उसके बाद से जो है वो ये दूरियां ख़त्म हुई हैं काफ़ी हद तक। यानी कुल मिलाकर जो दूरियां शुरुआती दौर से बनाई गई वो आज आकर खतरनाक साबित हो रही हैं। कुल मिलाकर ये दूरियां तभी खत्म हो सकती हैं जब मानवता आगे आए, जब एक दूसरे की मदद की जाए, और इतनी मदद की जाए कि जो नफरत पहले से चलती आ रही है उसके ऊपर हावी हो जाए। उसी बिना पर ये कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो आप अच्छी बात कह रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि जो जहर फैल गया उसको दूर कैसे किया जाए। बात यह है कि
आने वाली नस्ल अब गोदी मीडिया के दुष्प्रचार के नतीजों को समझे कि ये किस कदर ये दलाल लोग, इन्हें अपने भी बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। आज की जो है नोटों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में अपने बच्चों को ये नतीजा क्या उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा? तो मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि वो हर खबर की तस्दीक करें, वेरीफाई करें हर खबर को, आंख मूंद के न माने। आज बांग्लादेश पर क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है, वहां पर ऐसा चलाया जा रहा है जैसे हिंदुओं को मारा जा रहा है जबरदस्त। तो यानी उसकी तस्दीक करें, दूसरे जो स्रोत हैं उनको भी सुने, अच्छे से देखें और हर गलत बात की निंदा करें बगैर तफरीक, मजहब, जात, बिरादरी, हर गलत चीज की, हर हिंसा की जो है वो निंदा की जानी चाहिए। बिल्कुल, अब मैं इस बात को ये दौर में ले आऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है, हमारे दर्शक देख रहे हैं। सबसे मुख्य बात है, सबसे मेन बात है कि खुद की अक्ल का इस्तेमाल करना, खुद ही सोचना। आपसे कोई आकर क्या कह रहा है, आपको कहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन सी फोटो, कौन सी वीडियो भेजी जा रही है, उसको तुरंत फॉरवर्ड ना करें, पहले उसका फैक्ट चेक करें, उसको अच्छे से जानें। ये इंटरनेट का दौर है, गूगल का दौर है, तुरंत आपके उंगलियों के इशारों पर पूरी खबर आपको कहीं से भी मिल सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो आपसी नफरत फैलाई जा रही है उसका बिल्कुल साथ न दें, क्योंकि इंसानियत ही इंसानियत के काम आती है। मैं जनाब शादाब साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, फिर आएंगे आपके पास कि नया मुद्दा लेकर, हमारे साथ बने रहिए। जय